हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 ऑफ यूनिट 3, जिसका हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं RXY से। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, देन हम लेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट है हमारे पास कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन मीनिंग आपस में रिलेट होना। तो इसका मीनिंग कोरिलेशन क्या है, एक तरीके से कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल है जो ये डिस्क्राइब करता है कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंज कर दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। अगर हम एक को वेरी करें तो दूसरा कितना वेरी होगा, मीनिंग एक वेरिएबल पे दूसरा वेरिएबल डिपेंड है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन है, दिस इज़ कोरिलेशन, जो एक दूसरे पर डिपेंड है। अब अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में ही वेरी करते हैं तो हमारे पास जो कोरिलेशन कहलाता है दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक ही डायरेक्शन में वेरी करने का मीनिंग, मेरे पास मान लीजिए दो वेरिएबल हैं x और y। मैंने कहा कि मैंने x को इंक्रीज़ किया, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज़ हो जाता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हम कहते हैं कि अगर मैंने x को इंक्रीज़ किया और x के इंक्रीज़ करने पर y डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंच गए, तब यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होगा। बट अगर आप x को डिक्रीज़ कर रहे हैं और x के डिक्रीज़ करने पर y भी डिक्रीज़ होता है, इसका मीनिंग दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव कोरिलेशन ही मिलेगा। तो एक के इंक्रीज़ करने पर दूसरा इंक्रीज़ हो जाए, एक के डिक्रीज़ करने पर दूसरा डिक्रीज़ हो जाए, दीज आर पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम इसका रिवर्स ले लें कि व्हाट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन मीनिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, अगर आप x को इंक्रीज़ करें और इसके इंक्रीज़ करने पर y डिक्रीज़ होता है तो यहाँ आपको मिलता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हम इसका रिवर्स ले लें कि आप x को डिक्रीज़ कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y इंक्रीज़ हो गया, तब भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो टाइप का कोरिलेशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब जो अभी हमें डेटा दिया जाता है, जो ऑब्जर्व्ड डेटा होता है, हमने इससे पहले भी कर्व फिटिंग में देखा था कि जब हम इस डेटा को किसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं और इस तरह के ग्राफ को हम स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम कहते हैं। दीज आर स्कैटर और डॉट डायग्राम। अब ये डॉट डायग्राम या स्कैटर डायग्राम से भी हम कोरिलेशन देख सकते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर देखें, अगर आप x को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उसी के डायरेक्शन में y भी इंक्रीज़ में ही जाता है, तो दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, x को इंक्रीज़ कर रही हूँ बट y क्या हो रहा है, y डिक्रीज़ हो रहा है, दिस इज़ निगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर हम थर्ड पर आ जाएं, यहाँ कुछ डॉटेड हैं, ना तो इंक्रीज़ की कंडीशन नज़र आती है ना डिक्रीज़ की कंडीशन नज़र आती है, तो दिस इज़ नो कोरिलेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशंस हैं। अब हम आते हैं कि अब हम इस कोरिलेशन को मैथमेटिकली किस तरह से ऑब्ज़र्व करें, कि हम कैसे बताएं कि दो वेरिएबल पॉजिटिव में है या नेगेटिव कोरिलेटेड हैं। तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने एक कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है जिसको हम डिनोट करते हैं RXY, या इस तरह से भी लिख सकते हैं RXY, मीनिंग x और y में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए, इसको निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है, या कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लेते हैं, RXY दिस इज इक्वल्स टू समेशन XI माइनस का x बार YI माइनस का y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन XI माइनस के x बार का होल स्क्वायर एंड समेशन YI माइनस का y बार का होल स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि x बार क्या डिनोट करता है, x बार डिनोट करता है मीन ऑफ x वेरिएबल एंड y बार डिनोट करता है मीन ऑफ y वेरिएबल। XI
माइनस एक्स बार क्या डिनोट करता है, दिस इज डेविएशन। डेविएशन कहाँ से ले रहे हैं, डेविएशन ले रहे हैं आप फ्रॉम मीन से। इसी तरीके से वाई आई माइनस वाई बार डिनोट करता है, दिस इज डेविएशन, और ये भी डेविएशन कहाँ से है, डेविएशन फ्रॉम मीन है। तो जहाँ पर जैसे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसी फॉर्मूले को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब क्या करें। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से चेंज करेंगे, दिस इज आर एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई आई माइनस का वाई बार, दिस इज होल डिवाइडेड बाय n। अगर यहाँ n से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर में भी n से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये अंडर रूट का साइन है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n एंड अंडर रूट समीशन वाई आई माइनस का वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देखिए रूट n मिलकर n बन गया। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1/n समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई आई माइनस का वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये फॉर्मूला मेरे पास जो बन गया, ये मेरे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में। तो जहाँ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी कोई चीज़ दी गई हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिएगा। और एक वो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और एक फॉर्मूला हम इसका और पढ़ते हैं, थर्ड करके यहाँ देती हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज़ आर एक्स वाई। तो इस तरीके से आप 3 फॉर्मूले याद कर सकते हैं इसमें। n, अगर हम समेशन को ओपन कर दें तो ये बनेगा n समेशन एक्स वाई माइनस का समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सेम y के लिए n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम ये पढ़ेंगे, तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, तो क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ। तो एग्जांपल जो मेरे पास है, देखिए हर टाइप का एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पर हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ दे दी गई। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जाते हैं आर एक्स वाई का, वो मैं फॉर्मूला इस डेटा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन में हम आर एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला ले रहे हैं, दिस इज़ n समेशन एक्स वाई माइनस का समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे जो भी टर्म चाहिए, लाइक समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर, इसके लिए मुझे एक टेबल फॉर्म करना होगा। तो इस टेबल को फॉर्म करने के लिए देखिए फर्स्ट एंट्री हम करते हैं x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 3 5 7 8 एंड 10। x के बाद नेक्स्ट हम कॉलम जो फॉर्म करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम हमारा है y का। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग 8 12 15 17 18 एंड 20। तो नेक्स्ट कॉलम आपने y के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट कॉलम मैं लेने जा रही हूँ एक्स वाई। तो मुझे फर्स्ट न्यूमरेटर में देखे एक्स वाई चाहिए। तो नेक्स्ट हमने कॉलम फॉर्म कर लिया एक्स वाई। अब एक्स वाई दोनों कॉलम की आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये कॉलम आपके पास फॉर्म हो जाएगा 8 36 75
119, दिस इज़ 144 एंड 200। अब एक्स वाई के बाद मुझे जो नेक्स्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो है एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कॉलम का स्क्वायर करते हुए लिखते जाते हैं 19, 25, 49, 64 एंड 100। नेक्स्ट आपको जो कॉलम रिक्वायर्ड है वो है वाई। तो वाई का स्क्वायर कर लीजिए। वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ गया 64, 144, दिस इज़ 225, दिस इज़ 289 एंड दिस इज़ 324 एंड 400। आपके पास सारे कॉलम बन गए। अब आपको इनके समेशन रिक्वायर्ड हैं, सो समेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स ऐड कर लीजिए। तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 34, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90, समेशन ऑफ एक्स वाई ये आपके पास आ गया, दिस इज़ 582 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपको मिल जाता है 1248 एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा 1446। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब सारी वैल्यू आपके पास हैं, बस इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ इस फॉर्मूले में। तो दिस इज़ आर एक्स वाई इक्वल्स टू एन। व्हाट इज़ एन? एन इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6। तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई आपके पास है 582 माइनस समेशन एक्स इज़ 34, समेशन वाई इज़ 90 होल डिवाइडेड बाय। होल डिवाइडेड किससे कर रहे हैं आप? सबसे पहले ये आ गया आपके पास अंडर रूट एन इज़ 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर इज़ 1248 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स है दिस इज़ 34, इसका होल स्क्वायर। नाउ अंडर रूट एन इज़ 6 इंटू समेशन वाई स्क्वायर, और समेशन वाई है आपके पास 1446 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर मीनिंग 90 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज़ 0.9879, दिस इज़ आर एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन में कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.9879। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ये मैं आपको ऊपर बताना भूल गई। ये जो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है, हमेशा जो भी आपके पास ये आर की वैल्यू आएगी, ये जो आपकी आर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर आपके पास आर की वैल्यू -1 या 1 आती है एग्जैक्ट, या 1 के बहुत नियर अबाउट लाइक 0.99 0.98 समथिंग नियर अबाउट आती है, तो इसे आप कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ये कहलाता है आपके पास परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन अगर आपको मिल जाए आर की वैल्यू -1 तो यहाँ पर परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन होगा, और अगर आपको वैल्यू मिल जाती है आर इज़ +1 तो यहाँ पर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर कहीं आपको वैल्यू आर की वैल्यू 0 के नियर अबाउट मिलती है, इनके बीच में एक नंबर 0 भी आता है, अगर आपको आर 0 मिल जाता है तो वहाँ पर आप कहते हैं कि डेटा नो कोरिलेटेड या पुअर कोरिलेशन होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप आर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जो आर की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एनालाइज भी कर सकते हो कि ये नियर अबाउट 1 है, इसका मीनिंग डेटा गुड कोरिलेटेड है या परफेक्टली कोरिलेटेड है, और आंसर पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ डेटा गिवन था एक्स वाई के फॉर्म में। अब इसी के बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स एन। जहाँ पर हमें डेटा गिवन है, हमें एन निकालना है नंबर ऑफ आइटम्स। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, और हमें उसने कुछ डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दी हैं। डेटा में उसने हमें डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करा दी आर एक्स वाई,
आर एक्स वाई का मीनिंग उसने हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू है 0.5। समेशन एक्स स्क्वायर प्रोवाइड करा दिया, समेशन एक्स वाई प्रोवाइड करा दिया, सिग्मा वाई दे दिया, और ये कहा ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं दीज आर डेविएशंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम इट्स मीन। तो सबसे पहले डेविएशन पर आते हैं कि ये डेविएशन क्या है। ये डेविएशन अगर आप पढ़ते हैं डेविएशन ऑफ एक्स मीनिंग एक्स आई में से आप इसका मीन माइनस करते हैं, दिस इज़ डेविएशन। और अगर हम y के डेविएशन की बात कर रहे हैं तो वाई आई माइनस वाई बार, दीज आर डेविएशन। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को शो करते हैं। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लेने जा रहे हैं, हमने देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट के 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और यहाँ पर मुझे सिग्मा वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डेविएशन फॉर्म में है एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ फर्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो आर एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई आई माइनस का वाई बार, दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस के एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई आई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करिए, आर की वैल्यू तो आप 0.5 पुट कर रहे हैं। अब आता है एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने कह दिया कैपिटल एक्स, तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया समेशन एक्स वाई, दिस इज डेविएशन और ये भी डेविएशन डिवाइडेड बाय। अब हम आते हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने कैपिटल एक्स से डिनोट किया, तो ये बन गया अंडर रूट समेशन कैपिटल एक्स का स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए डेटा में आपके पास सिग्मा वाई गिवन है। अब मैं जो आपके पास ये जो टर्म है इसे सिग्मा वाई में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए सिग्मा वाई में कैसे कन्वर्ट कर लें, समेशन वाई आई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर, अगर हम इसे डिवाइड कर दें n से और इसे साथ में मल्टीप्लाई कर दें n से, तो ये आपके पास जो टर्म है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई है इसका क्या फॉर्मूला होगा, समेशन वाई आई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये होगा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सो समेशन एक्स वाई इज़ 120, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रही वैल्यू 120। नेक्स्ट इज समेशन एक्स स्क्वायर इज़ 90, सो दिस इज़ अंडर रूट 90। अब आपके पास ये बन जाता है सिग्मा, अंडर रूट में ये बन गया सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई मुझे क्वेश्चन में गिवन है 8, दिस इज सिग्मा वाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 8, एंड और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया दिस इज़ अंडर रूट n। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज़ 0.5 इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय, इसे आप लिख सकते हैं 3 रूट 10 इंटू 8 अंडर रूट n। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर लें, तो आगे आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसे अगर सारा कैंसिल आउट वगैरह सब करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ 5 अपॉन अंडर रूट 10 अंडर रूट n, और यहाँ रखा है आपके पास 0.5। क्या करें आगे, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको मिल जाता है। अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही हूँ, 25 अपॉन 10n इक्वल्स टू 0.25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 25 इक्वल्स टू 2.5n, और n ये आपके पास आ गया 25 अपॉन 2.5, दिस इज़ 10। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 10। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एक कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट, आप कोरिलेशन या कोफिशिएंट निकाल रहे हैं बिटवीन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम 25 पेयर्स। तो ये ध्यान रखिए 25 पेयर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में n की वैल्यू 25 है,
of 25 pairs of observation obtained the following result. Directly results previous question की तरह दिए हैं. n is 25, summation x, summation x square, summation y square, summation xy. अब इसमें वो क्या कहता है, it was later discovered that he had copied down 2 pairs as xy जो आपके पास डेटा था उसके कोई 2 पेयर 6, 14, 8, 6 कॉपी हो गए, while the correct values were, जबकि करेक्ट वैल्यू उसकी 8, 12, 6, 8 थी, लेकिन गलती से ये पेयर कॉपी हो गया. ये करेक्टेड वैल्यू है लेकिन गलती से ये पेयर कॉपी हुआ और इस पेयर के अकॉर्डिंग ही ये सारे रिजल्ट गिवन हैं. अब वो कहते हैं ऑब्टेन करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट. हमें करेक्ट वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की फाइंड आउट करनी है. तो देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर इस डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा को ध्यान से देखें, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई दिया है. तो यहाँ पर जो आप आर एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला आप थर्ड वन वाला यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ एन समेशन एक्स वाई माइनस का समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. ये डेटा यूज़ करेंगे. बट डेटा को यूज़ करने से पहले जो यहाँ पर गलत वैल्यू कॉपी हुई है, ये जो गलत डेटा कॉपी हुआ है और एक्चुअल में करेक्टेड वैल्यू ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सारे समेशन भी चेंज करने होंगे. तो हम करेक्टेड वैल्यू सबकी फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग है, जितने भी एक्स ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड किया है. तो सिग्मा एक्स की जो टोटल वैल्यू है वो है 25. अब इस 25 में से मैं 2 ये ऑब्जर्वेशन माइनस कर देती हूँ, माइनस का 6 माइनस का 8, और जो इसमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो ऐड कर देते हैं. दिस इज़ 8 प्लस का 6. तो हमारे पास जो करेक्टेड वैल्यू है वो 125 आ जाएगी. इसके बाद इसी तरीके से हम करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं सिग्मा वाई की. अब सिग्मा वाई की टोटल वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई जो उसने दिया है वो दिया है 100. तो टोटल जो सिग्मा वाई है वो है 100. इस 100 में से 2 ऑब्जर्वेशन माइनस कर दीजिए जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है. दिस इज़ 14 प्लस 6, और इसमें जो 2 करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो ऐड कर दीजिए. तो जब आप इसमें ये ऐड करेंगे, दिस इज़ 12 प्लस 8, तो ये वैल्यू आपके पास एज इट इज़ ही रह जाएगी. दिस इज़ 100. ये आपके पास करेक्टेड सिग्मा वाई आ गया. अब इसके बाद हम करेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर. अब समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसने क्या दी है, दिस इज़ 650. तो 650 में से आप माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, जो रॉन्ग वैल्यू है एक्स स्क्वायर. क्या माइनस कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसे माइनस करके जो x की करेक्टेड वैल्यू है इनका स्क्वायर ऐड कर देते हैं. तो आपके पास 8 का स्क्वायर आ गया प्लस 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये वैल्यू भी देखिए सेम ही रहेगी. दिस इज़ 650. ये वैल्यू एज इट इज़ रही 650. इसके बाद हम वैल्यू लेते हैं समेशन वाई स्क्वायर की, करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन वाई स्क्वायर. अब समेशन वाई स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसने दी है 460. फिर से हम इसे चेंज करते हैं, 460 माइनस जो रॉन्ग वैल्यू है वाई स्क्वायर, ये जो 2 डेटा हैं ये माइनस कर दीजिए इसमें से. तो 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रॉन्ग डेटा को माइनस करके इसमें करेक्टेड डेटा ऐड कर दीजिए. दिस इज़ 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 436. तो हमने समेशन वाई स्क्वायर की करेक्टेड वैल्यू बना ली. अब हम करेक्टेड वैल्यू बनाने जा रहे हैं. फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है समेशन एक्स वाई. अब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू समेशन एक्स वाई दी गया है वो है 508. 508 में से सबसे पहले रॉन्ग वैल्यू माइनस करेंगे.
तो रॉन्ग वैल्यू माइनस करने के लिए x और y, 6 इंटू 14, 6 इंटू 14 प्लस, और क्या माइनस कर रहे हैं, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, ये पूरा का पूरा माइनस करा, और इसमें हम करेक्टेड वैल्यू ऐड कर देंगे। तो x इंटू वाई 8 इंटू 12 प्लस और 6 इंटू 8, 6 इंटू 8, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 520। हमने सारी वैल्यू करेक्ट कर ली। अब हम करेक्टेड आर एक्स वाई निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब करेक्टेड क्या होगा, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए n। अब क्वेश्चन में n उसने प्रोवाइड करा दिया कि 25 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने n की वैल्यू पुट कर ली 25। n के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे समेशन एक्स वाई, तो करेक्टेड वैल्यू आपके पास है समेशन एक्स वाई की 520। n समेशन एक्स वाई के बाद फॉर्मूले में आता है समेशन एक्स समेशन वाई। समेशन एक्स की करेक्टेड वैल्यू 125 और समेशन वाई की करेक्टेड वैल्यू 100। सो 125 इंटू 100। अब आप इसे होल डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज अंडर रूट n इज 25 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, करेक्टेड वैल्यू इज 650, दिस इज 650 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर इज 125 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट n इज फिर से 25 इंटू, अब आपके पास है समेशन वाई स्क्वायर, तो समेशन वाई स्क्वायर की करेक्टेड वैल्यू है 436, दिस इज 436 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, और समेशन वाई आपके पास है 100 का होल स्क्वायर। दिस कैलकुलेटर से सारी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लें और ये आपको आंसर मिल जाएगा 0.666 समथिंग इस तरीके से। सो नियर अबाउट 0.67। दिस इज़ करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 ऑफ यूनिट 3। इस यूनिट 3 का जो आज का टॉपिक है वो रैंक को रिलेशन है। अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस वीडियो जो डिपेंड थी वो को रिलेशन पर डिपेंड थी। तो जहाँ आपने को रिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना सीखा था और ये बताया गया था कि दो वेरिएबल के बीच में क्या को रिलेशन है, ये कोफिशिएंट की हेल्प से हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब उसी के कॉन्टिन्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं, इसी के साथ का टॉपिक है ये, दिस इज़ रैंक को रिलेशन। अब को रिलेशन कोफिशिएंट या रैंक को रिलेशन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हम किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करें तो वहाँ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें आप रैंक देते हैं, जो जजेस हैं वो रैंक देते हैं। या मैं जैसे एज ए टीचर किसी क्लासरूम की बात करूं और वहाँ पे मुझे 2 सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना है, तो मैंने दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को रैंक्स प्रोवाइड करा दिया और मुझे देखना है कि दोनों रैंक के बीच में क्या को रिलेशन है, तब मैं को रिलेशन कोफिशिएंट, रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट यूज़ कर रही हूँ। तो रैंक को रिलेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज़ आर 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस 1। अब n आप लोग जानते हैं, ये तो हम लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आता है कि ये d क्या है, d का मीनिंग डिफरेंस, d इज़ डिफरेंस बिटवीन रैंक। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में रैंक R1 में ले लूँ और सेकंड सब्जेक्ट की रैंक R2 ले लूँ, तो दोनों रैंक के बीच का जो डिफरेंस होगा जिसको हमने d से डिनोट किया, और आपको चाहिए डी स्क्वायर, तो आप इजीली वहाँ से डी स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आप नाम से आता है क्वेश्चन, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, और जिसमें आपको केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स दे दिए गए। तो जो भी आपको मार्क्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को रैंक दीजिए। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, जैसे यहाँ हाईएस्ट मुझे 98 नज़र आ रहा है, तो इसको रैंक 1 चली जाएगी, और मैथ्स में हाईएस्ट 91 है तो ये रैंक 1, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्टिंग करते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ जो फर्स्ट कॉलम लिया वो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, जिसको मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट किया। फिर मैथ्स के मार्क्स लिए हैं जिसको आपने कैपिटल वाई से डिनोट किया।
और रैंक आर एक्स, मीनिंग ये केमिस्ट्री की रैंक है, आर वाई दिस इज़ मैथ्स की रैंक। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बनाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इज़ 98, सो रैंक 1। 98 के बाद जो मैक्सिमम है वो है 90, तो ये आपके पास आ गई रैंक 2। 90 के बाद का जो मैक्सिमम है ये दिस इज़ 82, दिस इज़ रैंक 3। 82 के बाद का अगर हम मैक्सिमम लें तो 82 के बाद जो मैक्सिमम है दिस इज़ 78, तो ये रैंक 4। 78 के बाद मैक्सिमम है 75, तो रैंक 5। 75 के बाद का अगर आप मैक्सिमम देखें तो ये आपको मिलेगा 65, तो दिस इज़ रैंक 6। 65 के बाद 62, 7। 62 के बाद अगर हम सर्च करें तो ये आपके पास 3 एलिमेंट बचे हैं, तो इसमें ये 39 आ गया, 7 के बाद 8 और फिर 36, दिस इज़ 9 और लास्ट में ये आपके पास आ गया 10। तो ये आपके पास रैंक आ गई 4, 9, 1, 10, 5, 3, 2, 7, 6, 8। अब यही काम मैथ्स वाले कॉलम पे करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास है 91, तो ये रैंक 1 आ गई। 91 के बाद का अगर आप हाईएस्ट सर्च करें तो ये आपके पास 86 है, तो 86 के कॉरस्पॉन्डिंग रैंक 2। 86 के बाद का अगर आप हाईएस्ट सर्च कर रहे हैं तो दिस इज़ 84, ये दिस इज़ रैंक 3। और 84 के बाद नेक्स्ट आप अगर हाईएस्ट देख रहे हैं तो ये आपके पास है 68, तो 3 के बाद ये 4 और नेक्स्ट 68 के बाद आपके पास है दिस इज़ 63। 63 के कॉरस्पॉन्डिंग 5। 63 के बाद का 62, दिस इज़ 6 एंड 62 के बाद आपके पास बनता है 60, तो ये 6 तक रैंक पहुंच गए, दिस इज़ 7। और 60 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, 51, 58, दिस 58, दिस इज़ रैंक 8 एंड 51, दिस इज़ रैंक 9 एंड 47, दिस इज़ रैंक 10। अब आपको डिफरेंस लेना है रैंक में, तो दोनों रैंक में डिफरेंस लेते जाइए। 3, 4 माइनस 3, दिस इज़ 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपने आर एक्स माइनस आर वाई किया है, 9 माइनस 9 ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, 10 माइनस 7 इज़ 3, 5 माइनस 4 इज़ 1 एंड 3 माइनस 6 is minus 3, 2 minus 2 0, 7 minus 8 minus 1, 6 minus 5 is 1, 8 minus 10 is minus 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ डी स्क्वायर, इनका स्क्वायर करते जाओ, 1 0 9 1 9 0 1 1 4। समेशन डी स्क्वायर चाहिए, इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 26। आर निकालते हैं, आर का फॉर्मूला लिखते हैं, दिस इज़ 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। आप कितने, आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो आपके पास टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू आप 10 रख रहे हैं, तो फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 26, एन इज़ 10। नाउ 10 का स्क्वायर माइनस का 1, दिस इज़ 1 माइनस 6 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99 एंड आंसर इज़ 0.8424। तो रैंक को रिलेशन इज़ 0.8424, तो मीनिंग दोनों रैंक, दोनों सब्जेक्ट के रैंक के बीच में एक गुड को रिलेशन है। तो वो तो हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स केमिस्ट्री में हाईएस्ट हैं उसी के मैथ्स में भी हाईएस्ट हैं, तो गुड कोरिलेशन यहाँ पर नज़र आता है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेंगे, लेकिन बहुत स्टूडेंट के मन में ये होगा कि यहाँ तो सारे मार्क्स डिफरेंट हैं, अगर क्लास में ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ जाएं, तो ऐसे केस में हम रिपीटेड रैंक्स का यूज़ करते हैं। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लूँगी कि जहाँ ये भी पॉसिबल है कि बहुत से स्टूडेंट के सेम मार्क्स हो, तब आप वहाँ पर रैंक कैसे देंगे या रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन है आपके पास, 10 कॉम्पिटिटर्स इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट वर रैंक्ड बाय 3 जजेस। देखिए उसने ऑलरेडी रैंक प्रोवाइड करा दी, यहाँ आपको रैंकिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड जज की रैंक्स गिवन है।
टोटल कितने कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है, 10 कॉम्पिटिटर की रैंक्स गिवन है। तो बस हमें सिर्फ एनालिसिस करके क्या बताना है, यूज़ मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जज हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मीनिंग ऐसे कौन से दो जज हैं जिनकी अप्रोच सेम है, मतलब उनके लाइक और डिसलाइक सेम है। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर जो निकालने जा रहे हैं रिजल्ट या एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो रैंक कोरिलेशन की हेल्प से करने जा रहे हैं, इसकी हेल्प से। तो देखिए रैंक ऑलरेडी है, तो हमने 3 कॉलम बना लिए। आपके पास टोटल 10 कॉम्पिटिटर्स हैं A to J, और फर्स्ट जज की रैंक, सेकंड जज की रैंक और थर्ड जज की रैंक आपने ये ले ली। अब आपको पेयरिंग देखना है कि कौन सा जज का जो रैंक को रिलेशन है वो नियर अबाउट सेम मिलेगा, किसके लाइक डिसलाइक सेम है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट जज और सेकंड जज के रैंक में डिफरेंस निकाला, इसके बाद एक पेयर फर्स्ट और थर्ड जज का बना लिया, रैंक में डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकंड और थर्ड जज के रैंक में डिफरेंस निकालेंगे, और इस तरीके से हम 3 रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, और उन को रिलेशन कोफिशिएंट की हेल्प से देखेंगे कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो हमें यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट और सेकंड जज के रैंक का डिफरेंस। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 माइनस 3, दिस इज -2, 6 माइनस 5 इज़ 1, 5 माइनस 8 इज़ -3, 10 माइनस 4 इज़ 6, 3 माइनस 7 इज़ -4, 2 माइनस 10 इज़ -8, 4 माइनस 2, 2, 9 माइनस 1 इज़ 8, 7 माइनस 6 इज़ 1, 8 माइनस 9 इज़ -1। ये आपने कॉलम यहाँ पर फॉर्म कर लिया। इसी तरीके से अब आप जो नेक्स्ट कॉलम फॉर्म करने जा रहे हैं, ये कॉलम आपका फर्स्ट और थर्ड जज के लिए है। तो फर्स्ट और थर्ड जज के कॉरस्पॉन्डिंग हम कॉलम को फॉर्म करते हैं। तो अब आप फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए। तो 1 माइनस 6 इज़ -5, 6 माइनस 4 is -2, 5 minus 9 -4, 10 minus 8, this is plus का 2, 3 minus 1 is 2, 2 minus 2 is 0, 4 minus 3 is 1, 9 minus 10 minus 1, 7 minus 5 is 2, 8 minus 7 is 1। तो ये आपने फर्स्ट एंड थर्ड जज के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्रिएट कर लिया। तो फर्स्ट और थर्ड जज की, और सॉरी 6 माइनस 4 इज़ प्लस का 2। तो ये आपके पास D13 कैलकुलेट हो गया। D13 कैलकुलेट करने के बाद इसके बाद आप चलेंगे सेकंड और थर्ड जज के रैंक के डिफरेंस पर। तो ये डिफरेंस भी हम फाइंड आउट करते हैं। अब आप सेकंड और थर्ड पर काम कर रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड कॉलम की जो रैंक है उन्हें आप माइनस करते जाइए। दिस इज़ R3, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड थर्ड लेते हैं। 3 माइनस 6 इज़ -3, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 9 -1, 4 माइनस 8 इज़ -4, 7 माइनस 1 इज़ 6, 10 माइनस 2 इज़ 8, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 10 -9, 6 माइनस 5 1, एंड 9 माइनस 7 इज़ 2। तो ये आपके पास थर्ड कॉलम क्रिएट हो गया। थर्ड कॉलम क्रिएट करने के बाद अब मुझे जो नेक्स्ट कॉलम चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे चाहिए डिफरेंस की स्क्वायर्स। तो आगे के 3 कॉलम मेरे डिफरेंस के स्क्वायर्स पर डिपेंड हैं, तो हम डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले D12 का स्क्वायर करेंगे। दिस इज़ 4, 1, 9, 36, 16, 64, 4, 64, 1, 1। D13 का स्क्वायर कर लेते हैं। 25, 4, 16, 4, 4, 0, 1, 1, 4, 1। D23 का स्क्वायर कर लें। 9, 1, 1, 16, 36, 64, 1, 81, 1, 4। और इन तीनों का सम निकाल लेते हैं। तो D12 स्क्वायर का अगर आप सम लें, तो D12 स्क्वायर का जो अगर आप सम निकाल रहे हैं, दिस इज़ 200 मिलेगा आपको। और अगर मैं D13 स्क्वायर का सम ले लूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 214। तो अब मुझे 3 रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट चाहिए। फर्स्ट R12, नेक्स्ट R13 फर्स्ट एंड थर्ड जज, एंड नेक्स्ट R23 सेकेंड एंड थर्ड जज। लगाते हैं फॉर्मूला। दिस इज़ 1 माइनस 6 समेशन D12 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। So this is equals to 1 minus 6 summation D12 square is 200 upon n
10 कॉम्पिटिटर हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 इज़ 99। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 0.212, ये आंसर मिलेगा। अब हम चलते हैं D13 की साइड। D13 पर भी सेम फॉर्मूला, सो से 1 माइनस 6 समेशन D13 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1। सो 1 माइनस 6 D13 दिस इज 60, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी 60 अपॉन n इज़ 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 इज़ 99। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, दिस इज़ 0.636, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड जज के हम रैंक पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सो 1 माइनस 6 समेशन D, दिस इज़ D23 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर भी अगर आप वैल्यू पुट कर लें तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 माइनस का 6, ये वैल्यू है दिस इज़ 214। तो 214 अपॉन 10 इंटू 99, और इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो अगेन आंसर निगेटिव मिल रहा है 0.297। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए आपके पास 3 कोरिलेशन कोफिशिएंट हैं और आपको एक एनालिसिस देना है कि कौन सा जज, ऐसा कौन सा पेयर है जज का जिनके डिसीजन लगभग सेम है। तो देखिए दिस इज़ निगेटिव कोरिलेशन एंड दिस इज़ निगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपको याद हो निगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, कि अगर एक जज किसी कंटेस्टेंट को लाइक करता है तो दूसरा उसको डिसलाइक करता है, इसका मीनिंग दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी अप्रोच जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मीनिंग ना तो आप ये पेयर कंसीडर कर रहे हैं ना ही ये पेयर कंसीडर कर रहे हैं। अब आपके पास एक जो आंसर आया दिस इज़ 0.636, आंसर इज़ पॉजिटिव। इसका मीनिंग नियर अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड जज, फर्स्ट एंड थर्ड जज लगभग सेम है, सिमिलर टाइप का लाइक और डिसलाइक है, क्योंकि ये नियर अबाउट 0.636 है और पॉजिटिव कोरिलेशन है, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मीनिंग अगर एक जज लाइक करता है तो दूसरा जज भी नियर अबाउट लाइक करता है, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आप क्या करने वाले हैं, डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जज, तो पेयर ऑफ जज इज़ फर्स्ट एंड थर्ड जज। तो इस तरीके से हम रैंक कोरिलेशन की हेल्प से कुछ डेटा को एनालिसिस करते हैं। आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में रैंक कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10, और ये लेक्चर नंबर 10 हमारा कोरिलेशन के साथ ही कॉन्टिन्यूशन में है। तो लेक्चर नंबर 10 लेने से पहले अगर आपको याद होगा तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में रैंक कोरिलेशन निकालना सीखा है। तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीटेड रैंक का क्वेश्चन लूँगी। तो ये जो मेरा वीडियो है वो रिपीटेड रैंक पर ही बेस्ड है। तो देखिए रिपीटेड रैंक में हम काम कैसे करते हैं। तो इसमें जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसे हम आर से या रो से डिनोट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास। अगर वहाँ पर रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला याद हो तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस समेशन, ये दिस इज 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये पढ़ा था। लेकिन जहाँ पर रैंक रिपीट हो रही है तो इस फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा चेंज किया, 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल एफ। अब एफ कैसे निकालेंगे, एफ का जो निकालने का फॉर्मूला है दिस इज m1 स्क्वायर माइनस 1/12, m2 स्क्वायर माइनस 1/12 अप टू सो ऑन। अब आपको m1 m2 क्या लेना है ये मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से आपको क्लियर करूँगी, ये m1 m2 है क्या। अब देखिए इसके लिए मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ऑब्टेन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिंपली क्वेश्चन ये लिखा आता है। अब क्वेश्चन देखकर हमें पहचानना है कि सिंपल रैंक कोरिलेशन अप्लाई होगा या रिपीटेड रैंक है। तो उसने यहाँ पे हमें डेटा दे दिया, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एक्स वेरिएबल ये, वाई वेरिएबल ये, डेटा के अकॉर्डिंग पहले हम रैंक देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स और वाई के दो कॉलम बना दिए हैं। फर्स्ट में मैंने ये एक्स की वैल्यू डाली है और यहाँ पर मैंने वाई की वैल्यू डाली है। तो सबसे पहले हम एक्स में रैंक असाइन करते हैं, जिसका हाईएस्ट डेटा है। वो मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर नज़र आ रहा है दिस इज़ 80। तो 80 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी रैंक है मैंने आर एक्स से डिनोट किया। ये रैंक आपके पास आ गई 1। दिस इज़ रैंक 1। अब इसके बाद 80 के बाद हमारे पास नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है? 80 के बाद अगर हम सर्च करें तो नेक्स्ट हाईएस्ट है मेरे पास 75। अब यहाँ देखिए 75 दो एंट्री हैं, तो आप किसी को भी 2 और किसी को भी 3 दे दो। आपने यहाँ 2 दे दिया और यहाँ पर 3 दे दिया। अभी देखिए मैंने रैंक में अभी कुछ फिल नहीं किया, सिंपली मैं यहाँ तक हूँ। अब यहाँ पर 80 के कॉरस्पॉन्डिंग तो रैंक फिक्स हो गई 1, लेकिन 75 में टाई हो गया कि भाई किसको 2 मिले और किसको 3 मिले। तब आप क्या करेंगे, 2 और 3 का टाई है तो आप 2 और 3 इन दोनों का एवरेज निकाल लें। ये एवरेज कितना आ जाएगा? ये एवरेज आपको मिल जाएगा 2.5। तो इन दोनों को सेम रैंक दे दीजिए 2.5 एंड 2.5। 75 तक आप यहाँ पहुँच गए और लिख लीजिए कि ये जो 75 है इसका रिपीटिशन कितनी बार है या कितनी इसका रिपीटिशन है 2 टाइम्स। ये आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम 75 के बाद का नेक्स्ट हम हाईएस्ट देखते हैं कि 75 के बाद हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट क्या जा रहा है। तो 75 के बाद मेरा जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वह है 68। तो 3 के बाद मेरे पास इसके पास रैंक पहुँच गई 4। अब 68 के बाद फिर हम आए 64। अब देखिए 64 तीन जगह यहाँ पर 64 है। तो अब जो नेक्स्ट रैंक जाएगी 5, 6 और 7। अब 64, 5, 6, 7। अब किसी को भी 5, किसी को भी 6, किसी को भी 7 दिया जा सकता है। तो 64 का रिपीटिशन यहाँ पर 3 बार है और 5, 6, 7 इसमें टाई है। 64 में टाई है, टाइड रैंक है। तो अब आप क्या करेंगे, रैंक असाइन करने के लिए अब आप 5, 6 और 7 का एवरेज निकाल लीजिए। कितना एवरेज आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इन तीनों को 6 रैंक असाइन कर दीजिए। तो ये आपके पास तीनों के पास 6 रैंक पहुंच जाएगी। तो देखिए ये आपके पास रैंक आ गई 4, दिस इज़ रैंक 6, दिस इज़ रैंक 6 एंड दिस इज़ रैंक 6। ये 6 आ गया। अब हम 64 के बाद का नेक्स्ट हाईएस्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हाईएस्ट मिलेगा वो हमारे पास है 64 के बाद। अगर हम चलें तो अब हमारे पास जो एंट्री बची ये बची है 50 और नेक्स्ट एंट्री 40, 55। तो 55 अभी हम 7 तक पहुंच गए थे, 7 तक। तो इसके पास रैंक चली गई 8। तो 55 के पास रैंक आ गई 8। 55 के बाद की नेक्स्ट एंट्री है 50। तो इसके पास 9 जाएगा, तो इसके पास ये आ गई रैंक 9। और इसके बाद हमारे पास बचा 40, तो इसके पास रैंक आ गई 10। तो इस तरीके से आपने ये रैंक असाइन कर ली एक्स पर। अब आपने एक्स के लिए लिया, सेम प्रोसीजर वाई के लिए करिए। वाई का हाईएस्ट सर्च करिए। तो वाई का जो हाईएस्ट है वो है आपके पास 81। इस 81 को आप रैंक देंगे 1। अब 81 तो और कोई नहीं है, तो ये तो रैंक आ गई 1। 81 के बाद का जो नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट है वो आपके पास, आप सर्च करते हैं 81 के बाद, तो ये आपके पास आता है दिस इज़ 70। तो 70 और तो कोई नहीं है, 70 इसके पास रैंक 2 चला गया, तो ये रैंक आपके पास आ गया 2। इसके बाद 70 के बाद का जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो है 68। तो देखिए 68 फिर से इन दोनों के बीच में टाई है। तो 2 के बाद रैंक चला जाएगा, किसी को भी 3 दे दीजिए, किसी को भी 4 दे दीजिए। और अब आप 3 + 4 का एवरेज कर लीजिए। तो 3 + 4 का एवरेज आ जाएगा 3.5। तो दोनों को सेम रैंक आपने दे दी, दिस इज़ 3.5 और 3.5। अब आप 4 तक पहुंच चुके हैं, 4 तक आ गए। 68 के बाद की जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 62। तो 4 के बाद 62 के पास ये जो रैंक चली जाएगी वो चली जाएगी आपकी 5। 62 के बाद की नेक्स्ट एंट्री आपके पास 60 है। 5 के बाद 60 के पास जो रैंक आ जाएगी ये रैंक आ जाएगी 6।
इसके बाद 60 के बाद की नेक्स्ट एंट्री सर्च करिए तो नेक्स्ट एंट्री आपको मिल जाएगी 58। 6 के बाद ये रैंक आ गई 7। 58 के बाद आपके पास जो एंट्री बची हैं वो आपके पास दिस इज़ 50, तो 7 तक पहुंच गए थे 8, दिस इज़ 9 और ये 45 पर अब आपके पास आ गया 10। और यहाँ पर 68 का रिपीटिशन 2 बार है, इसको आपने अलग से नोट डाउन कर लिया, ये 2 बार है। तो यहाँ जो मैंने रिपीटिशन अलग से नोट डाउन किए हैं ये एक्चुअली क्या है? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसमें फॉर्मूले में मैंने आपको बताया ये M1 M2, ये मैंने कहा कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, ये एक्चुअल वैल्यू M1 M2 और M3 की है। आपके पास 75 2 बार रिपीट है, तो ये जो 2 है ये M1 को शो कर रहा है, मैंने इसे M1 मान लिया। 64 का रिपीटिशन 3 बार है, तो ये मेरे पास M2 है। 68 का रिपीटिशन 2 बार है, तो ये मेरे पास M3 है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से जो रिपीटिशन है उन्हें अलग से नोट डाउन कर लें और ये आपके पास M1 M2 M3 की वैल्यूज़ हैं। अब आपको इन दोनों रैंक में डिफरेंस लेना है, तो RX माइनस RY कर रहे हैं। 4 माइनस 5 इज़ -1, 6 माइनस 7 -1, 2.5 माइनस 3.5 -1, 9 माइनस 10 दिस इज़ -1, 6 माइनस 1 दिस इज़ 5, 1 माइनस 6 दिस इज़ -5, 2.5 माइनस 3.5 माइनस का 1, 10 माइनस 9 दिस इज़ 1, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 2 इज़ 4। ये आपके पास वैल्यूज़ आगे निकल के अब आपको करना है इनका डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर में 1 1 1 1, 25 25, 1 1 0 एंड 16। और इसका कर लीजिए अब आप सम, तो जो इसके सम की वैल्यू आएगी, सम आपके पास आ गया दिस इज़ 72, ये आपके पास सम आ गया। बस अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो रैंक इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल F डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब f की वैल्यू मैं इसी फॉर्मूले में अगर पुट कर दूं, क्योंकि मुझे M1 M2 M3 मिल चुके हैं, 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस का 1 बाई 12 प्लस M2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 प्लस M3 का स्क्वायर माइनस का 1 बाई 12 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर मुझे मिल गया 72, सो 72 प्लस, अब क्वेश्चन में जो मैंने M1 लेट किया हुआ है वो मेरे पास देखिए 2 है, 3 है और 2 है, तो सबसे पहले M1 रखती हूँ मैं 2, और ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। इसके बाद M2 मेरे पास है 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। इसके बाद फिर M3 मेरे पास 2 है, सो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय, अब n देखिए ऑब्जर्वेशंस कितने दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस आपको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हम पुट करते हैं 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। सो सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस का 6 इंटू 75 अपॉन 990, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.545, ये आपके पास रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। तो देखिए टाइड रैंक में सिर्फ आपको ध्यान से काम करना है, और ये जो भी नंबर पे टाई हो रहा है बस उसका एवरेज लीजिए और उन नंबर्स को सेम रैंक असाइन कर दीजिए। तो आई थिंक आपको टाइड रैंक का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो आप यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 3 से ये ध्यान रखिए, यूनिट 3 से 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे 2 टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। एक आपके पास आता है कर्व फिटिंग, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कर्व फिटिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और इसके साथ हमारे पास मोमेंट,
मोमेंट के साथ जो क्वेश्चन अटैच हो जाता है वो कुर्टोसिस और स्क्यूनेस अटैच हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कभी तो सिर्फ कुर्टोसिस स्क्यूनेस पूछ लेंगे या कभी मोमेंट स्क्यूनेस कुर्टोसिस पूरा एक साथ पूछ लेंगे। और कर्व फिटिंग के साथ कभी कभी रिग्रेशन अटैच हो जाएगा कि रिग्रेशन के साथ कर्व फिटिंग पूछ लिया, या वैसे एक सिंपल क्वेश्चन कर्व फिटिंग का बन जाता है। और कर्व फिटिंग के बाद जो हमारा टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास रैंक को रिलेशन हो गया या को रिलेशन कोफिशिएंट हो गया, और साथ में इसके साथ जो टॉपिक अटैच हो गया वो है रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में दो क्वेश्चन मिल जाएंगे या कभी आपको कर्व फिटिंग और रिग्रेशन मिल जाएंगे दो क्वेश्चन। तो यूनिट 3 से हमेशा ये 20 मार्क्स का टॉपिक्स यहाँ से फिक्स रहते हैं। तो अपने यूनिट 3 की प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करिएगा, और आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।